हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और इसके अंदर कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी के बनने में अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया था। और हमने वहां लास्ट में पढ़ा था लोथर मेयर के बारे में, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में ही व्यवस्थित करने का काम किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि परमाणु भार तथा जो तत्वों के अन्य गुणधर्म होते हैं जैसे गलनांक, क्वथनांक और हमने कहा था परमाणु आयतन, इसके बीच में उसने कहा यदि एक ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ में अलग अलग वर्ग हमारे को प्रदर्शित करते हैं तत्वों के समूहों के बारे में, जिनके गुणधर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो काफी हद तक यह जो वर्क था अप्रिशिएटेड किया गया, प्रशंसनीय रहा। लेकिन हुआ क्या कि उसी के पैरेलल रशिया में हमने कहा था दमित्री मेंडलीव भी इसी वर्क में लगे हुए थे और उन्होंने अपना जो कार्य था वह लोथर मेयर से पहले प्रकाशित कर चुके थे, जिसके कारण जो मेंडलीव का जो वर्क था उसको ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली, उसको ज्यादा प्रसिद्धि मिली। और वास्तव में देखा जाए तो वह लोथर मेयर के वर्क से मेंडलीव के द्वारा किया गया वर्क जो था वो काफी ज्यादा डिटेलिंग में था, बहुत अधिक विस्तार से था। तो लोथर मेयर के वर्क की तो हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी और वहां पर हमने आपको बताया था कि किस प्रकार उसने परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के बीच में, या आप कह सकते हैं परमाणु भार या फिर आप द्रव्यमान या क्वथनांक के बीच में यदि एक ग्राफ ड्रॉ करें विभिन्न तत्वों का, तो वहां पर हमें क्या मिलते हैं, तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। और समूह का अर्थ है कि ऐसे समूह जिनमें उपस्थित तत्वों के गुणधर्म लगभग आपस में मिलते जुलते हों। तो ठीक यही काम किसने किया, मेंडलीव ने किया। लेकिन मेंडलीव ने तत्वों को उनके गुणधर्मों के साथ, परमाणु भार के साथ उनके गुणधर्मों को किसी ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उसने क्या करा, इसको एक टेबुलर फॉर्म में यानी कि एक टेबल के फॉर्म में उसने व्यवस्थित किया। अब जो मेंडलीव का जो कार्य था वो अपने पिछले जो साइंटिस्ट थे उनके कार्यों का ही हम कह सकते हैं एक डेवलप्ड रूप था। आपको ध्यान हो, हमने पीछे जब आपसे चर्चा करी थी, स्टार्टिंग में जब हमने डेवलपमेंट इसका बताया था तो कई सारे साइंटिस्टों का नाम लिया था। हमने वहां पर देखा था कि किस प्रकार से जो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड का अष्टक एक वर्ग का नियम था, जिसमें वो कहता था कि हर एक तत्व ठीक 8वें नंबर का जो तत्व होता है वो पहले नंबर के तत्व के साथ क्या करता है, गुणधर्मों में, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में सिमिलरिटी रखता है। तो हम कह सकते हैं मेंडलीव ने भी यही काम करा, मेंडलीव ने भी इसी बात को सोचा। और लेकिन उसने यह कहा कि वो जो ऑक्टेव का उसका नियम था कि हर 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व के साथ मैच करेगा, उसने इस बात को नहीं माना। सेकंड बात, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको जो त्रिक नियम बताया था, त्रिक नियम में जिसमें बताया था कि जो एक 3 तत्वों के समूह रखे गए थे और उसमें से जो बीच वाला तत्व था अपने अगल बगल के तत्वों के गुणधर्मों को क्या रखता था, अपने अंदर समाहित रखता था। ठीक उस नियम को भी फॉलो करके, उसको भी एडॉप्ट करके जो मेंडलीव थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को आकार रूप दिया। तो किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, अरे किन सिद्धांतों पर आधारित थी, अब मेन हमें इस पर चर्चा करनी है। पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला इसमें शब्द आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले शब्द समझिए, आवर्त शब्द का क्या अर्थ होता है और इसको तत्वों के संदर्भ में हमने कैसे समझना है। आवर्त का अर्थ होता है कि जब तत्वों को एक विशेष क्रम में रखा जाए तो तत्वों के गुणों की यदि पुनरावृत्ति हो, यहां आवर्ती जो शब्द आया है वो तत्वों के गुणधर्मों के संदर्भ में आया है कि किसी एक वर्ग या किसी एक समूह पे उपस्थित जितने भी तत्व होंगे उनके गुणधर्म लगातार क्या होंगे, रिपीट होते चले जाएंगे और इसी को हम कहते हैं उसका आवर्ती गुण। तो मुझे लगता है पहली बात आपको यह समझ में आ गई कि आवर्तिता या आवर्त का क्या गुण होता है। जो पीरियोडिसिटी हम वर्ड यूज करते हैं इसका क्या अर्थ है, तो हमने कहा आवर्ती का क्या अर्थ है, आवर्ती पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का अर्थ है कि तत्वों के वह गुणधर्म जो कि तत्वों को एक निश्चित क्रम में रखने पर, निश्चित क्रम में रखने पर वह दोहराए जाते हैं, उन्हें ही
तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तिता या आवर्ती गुण कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये पहली बात आपको समझ में आ गई कि तत्वों के आवर्ती गुण, या जब हम शब्द करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, या आवर्त शब्द का क्या अर्थ है। आवर्त का अर्थ मैंने बता दिया कि एक ऐसी टेबल जिसमें एक ग्रुप में, एक समूह में, एक स्थान पर जितने भी तत्व रखे हुए होंगे उन सबके गुणधर्म क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जो पहले के गुणधर्म होंगे वही उस समूह के दूसरे तत्वों के गुणधर्म होंगे, वही उस समूह के तीसरे तत्वों के गुणधर्म होंगे, और यही उनका क्या कहलाता है, आवर्ती गुण कहलाता है, उनकी पीरियोडिसिटी कहलाती है। पहली बात ये आ गई। दूसरी बात, आखिर मेंडलीव का जो आवर्त सारणी थी वो किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो मेंडलीव ने स्पष्टतः यह बात लिखी थी या बताई थी कि उसकी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखे हुए हैं वे सब उसके परमाणु भारों के क्या हैं, आवर्ती फलन हैं। तो मैंने क्या कहा, मेंडलीव के अनुसार सभी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, हम कह सकते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। तो इस बात को कैसे समझे? इस बात का अर्थ है कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वह अन्य किसी बात पर निर्भर नहीं करेंगे। मेंडलीव के अनुसार वह अन्य किसी बात पर निर्भर नहीं करेंगे, केवल एक बात पर निर्भर करेंगे कि उस तत्व का परमाणु भार क्या है। इसका अर्थ है कि तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। क्या लिख सकते हैं हम दूसरी बात, अथवा क्या लिख सकते हैं, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। और जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उस आवर्त सारणी में वो कहता है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित, हम कह सकते हैं, अंतराल के पश्चात जो तत्व होते हैं वह क्या करते हैं, अपने गुणों को आवर्ती करते हैं, यानी कि अपने गुणों को रिपीट करते हैं। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। हमने कहा कि मेंडलीव के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के अनुसार के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में आवर्तितता पाई जाती है। आवर्तितता मतलब पीरियोडिसिटी पाई जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि पहला तत्व हमने ज्ञात कर लिया, फिर लगातार तत्वों को रखें, फिर देखते हैं कि 8 या 9 के बाद जो तत्व आ रहा है उसके अंदर वही गुण हैं जो पहले वाले हैं। तो इस प्रकार की ये कहलाता है गुणों में आवर्तितता कहलाई जाती है, आवर्तितता पाई जाती है। तो यहां हमारा किसका था, ये मेंडलीव का मूल सिद्धांत यह था। अब यदि हम बात करें कि मेंडलीव की ये जो हमारी आवर्त सारणी थी इसके हमारे को बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप चाहें तो हम एक बार मेंडलीव की आवर्त सारणी भी यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या खास बात थी, पहले इसे ही लिख लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव
की आवर्त सारणी में मेंडलीव की जो, आप ये मानिए कि वर्तमान समय पर जो आप आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं उसके आगे भी लिखा रहता है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, जबकि वर्तमान में जो आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें और मेंडलीव की आवर्त सारणी के मूल सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है। हम आगे जाकर के पढ़ेंगे जो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में नहीं रखने की बात करती है। वह कहती है यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा जाए तब तत्वों में एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में आवर्तितता पाई जाती है। लेकिन जो मेंडलीव ने क्या कहा था कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो देखा जाए तो केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी। यह बात अलग है कि मेंडलीव को कभी भी इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन यह भी कह सकते हैं कि मेंडलीव को इससे भी बड़ा एक पुरस्कार मिला। उससे बड़ा पुरस्कार आप सोच रहे होंगे सर क्या हो सकता है? उससे बड़ा पुरस्कार यह था कि मेंडलीव के नाम पर हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक तत्व का नामकरण कर दिया गया और वह तत्व था हमारा 101। ध्यान रखेंगे इस बात को, जो हमारा तत्व है मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में 101 नंबर का तत्व है, इसको नाम दिया गया था मेंडलीवियम। इसको मेंडलीवियम नाम दिया गया था। तो यह हम कह सकते हैं कि मेंडलीव का जो इतना बड़ा सराहनीय कार्य था उसका हम कह सकते हैं उसे एक प्रकार से श्रेय दिया गया। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके आगे भी लिखा रहता है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, जबकि हमने कहा उनके मूल सिद्धांतों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए होता है कि जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी तो उस समय बहुत कम तत्वों की खोज हुई थी। कुछ बुक्स में आप देखेंगे इन तत्वों की संख्या 58 बताई गई है, यानी कि 58 बताई गई है। कुछ बुक्स में इनकी संख्या 63 बताई गई है। तो अलग अलग बुक्स में है। आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उस समय जो तत्वों की जो संख्या थी वो लगभग 70 से कम थी या 65 के लगभग नियर अबाउट थी, इतनी संख्या थी। तो मेंडलीव की एक खास बात क्या थी, उसने सारे के सारे तत्वों को टेबल में क्या करा, व्यवस्थित करा, जितने भी ज्ञात तत्व थे। पहली तो उसकी खास बात ये थी क्योंकि इससे पहले के साइंटिस्टों ने कुछ कुछ तत्वों को तो ले लिया था जो उनके नियम के अकॉर्डिंग आ रहे थे और बाकी तत्वों को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इसलिए उनके सिद्धांत इतने फेमस नहीं हो पाए। तो मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी दी, ये तो हमने एक उसका ये बताया कि उसके वर्क को किस प्रकार से श्रेय मिला, वो तो एक अलग बात है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उसने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई उसमें उसने बांटा, एक हम कह सकते हैं कॉलम्स कह सकते हैं, जिसको हम कहते थे मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कह सकते हैं 8 वर्ग, तथा वर्ग का मतलब कॉलम। अब कॉलम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्तंभ। 8 वर्ग तथा 12 पंक्तियों, जिन्हें हम कहते थे श्रेणी या कहते थे सीरीज। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 8 वर्ग तथा 12 पंक्तियों की स्थापना कर उसमें उस समय के ज्ञात तत्वों को, उसमें उस समय के सभी ज्ञात तत्वों को स्थान दिया। तो मेरी बात समझ गए होंगे। इसका वर्क इसलिए ज्यादा रिकॉग्नाइज हुआ क्योंकि उस समय जितने भी तत्व थे उन सब तत्वों को मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया था। ऐसा नहीं करा कि कुछ कुछ को दे दिया, कुछ कुछ को छोड़ दिया। और आगे इससे भी बढ़ के इसने एक बात ये करी थी कि कुछ तत्वों का उसने क्या कर दिया था कि भविष्यवाणी भी कर दी थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी और उन जगहों पे कह दिया था कि यहां पर कुछ नए तत्व आएंगे और उनके गुणधर्म कुछ इस प्रकार के होंगे। तो ये कुछ 2-3 वर्क मेंडलीव के ऐसे थे जिसके कारण इसको ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली। और हमारी एनसीईआरटी की किताब में भी जो आप मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे वो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी नहीं है प्यारे बच्चों। मेंडलीव ने जो अपनी मूल आवर्त सारणी दी थी वो रशियन लैंग्वेज में दी थी। आप जानते हैं वो रशिया के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक रशियन लैंग्वेज में क्या करी थी, अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत करी थी। लेकिन
जैसे जैसे उसको में ट्रांसलेशन होता चला गया, उसको यूनिवर्सल करने के चक्कर में हम कह सकते हैं उसको मॉडिफाई करते चले गए, तो वर्तमान में जितनी भी आपको मेंडलीव की आवर्त सारणियां मिलेंगी वह सब उनकी क्या है, रिफॉर्म रूप है, मतलब उनके एडिटेड रूप है, उनको संशोधित करके बनाया गया है उन सारणी को। अदरवाइज कहा जाए तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें हम कह सकते हैं लगभग 58 तत्व ही थे। तो आप चाहें तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी ड्रॉ करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने तत्वों को आवर्त सारणी में रखा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह देखा कि किस प्रकार से मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को यहां ड्रॉ करके उसके बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने अभी आपको बताया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते थे, जो कॉलम्स होते थे, उनकी संख्या होती थी 8। आपके एनसीईआरटी में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी दर्शाई गई है उसमें उससे पहले एक और वर्ग दर्शाया गया है जिसे शून्य वर्ग कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय जो हमारे अक्रिय गैसें जो शून्य वर्ग में रखी जाती है उनकी तब तक खोजें नहीं हो पाई थी, और उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में ही हम कह सकते हैं संशोधित हो करके उसके विभिन्न रूप प्राप्त किए गए। समय के अनुसार उसमें ही क्या किया गया, संशोधन किया जाता रहा है। तो हम यहां मूल रूप से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमने कहा इस प्रकार से आवर्त सारणी थी, यह हमने ले लिया, यह हमारे हो गए। इधर की ओर तो हमारे आते हैं जो ऐसे में खड़े कॉलम होते हैं उनको हम कह देते हैं वर्ग या ग्रुप या कॉलम, वो इस तरीके से होता है। और इधर की दिशा में नीचे की तरफ जो हमारे होते हैं यह हमारी होती है पंक्तियां, पंक्तियां जिन्हें हम सीरीज कहते हैं। सीरीज पंक्तियां यह हैं। तो पंक्तियां हमने कहा था कितनी है, 12 पंक्तियां हैं। तो 12 पंक्तियां कौन सी होगी, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से नीचे तक, और लास्ट में हम क्या लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं। तो 12 पंक्तियां थी। समूह कितने थे, हमने कहा वर्ग कितने थे, तो वर्गों की जो संख्या थी वो हमने कहा था 8 थी। तो वर्ग इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट, पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और यह हमारा क्या होता था, 8वां वर्ग। तो इनको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। जो मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी वो इस प्रकार से थी। ये हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी होगी। टोटल कितने इसमें हम कह सकते हैं, रो कितने थे, टोटल 18 इसमें लाइंस थी, ये ध्यान रखिएगा आप। अब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों को रखा, हमने कहा था तत्वों को उसने बढ़ते हुए क्रम में रखा। किसके, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में। तो रखने का तरीका उसका ये था, सबसे पहले उसने रखा पहली पंक्ति में, पहले कॉलम में उसने रखा हाइड्रोजन को। उसके बाद उस पंक्ति में उसने कोई भी तत्व नहीं रखा। दूसरी बार उसने रखा, हम कह सकते हैं लिथियम, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन के बाद परमाणु क्रमांक में हीलियम आता है, लेकिन तब तक अक्रिय गैसों की खोजें नहीं हुई थी, इसलिए शून्य वर्ग उसकी आवर्त सारणी में उपस्थित नहीं था। अगला है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 8वें वर्ग में कुछ नहीं रखा उसने। फिर यहां पर रखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर आ गया क्लोरीन, फिर उसके बाद आगे कुछ नहीं रखा। फिर उसके बाद उसने रखा जो आर्गन था अक्रिय गैस, उसकी खोज नहीं हुई थी। फिर 19 में हमारा आ गया पोटेशियम, पोटेशियम के बाद हमारा आ गया कैल्शियम, हो गया 20। उसके बाद उसने उस समय जो कुछ तत्व हम कह सकते हैं ज्ञात नहीं थे और उसकी सारणी में उस जगह पर वो मैच नहीं करते थे, तो उन तत्वों को उसने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो अगला जो उसने तत्व रखा था वो था हमारा टाइटेनियम। और टाइटेनियम की जो
हम कह सकते हैं भौतिक और रसायन गुण थे, वो बोरोन से और एल्युमिनियम से इस वर्ग के तत्वों से मैच नहीं करते थे। इसलिए उसने टाइटेनियम को इस वर्ग पे नहीं रखा और इसकी जगह क्या कर दी, खाली छोड़ दी। और उसके बाद आगे उसने क्या रख दिया, टाइटेनियम को कार्बन सिलिकॉन के साथ रख दिया। टाइटेनियम के बाद अगला था वेनेडियम, फिर उसके बाद आता है क्रोमियम, उसके बाद आता है मैग्नीज, और उसके बाद उसने यहां पर तत्व रखे आयरन, फिर रखे कोबाल्ट, फिर यहां निकिल, यहां कॉपर। ये इस प्रकार के उसने क्या रखे, कुछ तत्व रखे, इनको एक साथ रख दिया यहां पर, क्योंकि इन सब के गुण धर्म क्या थे, आपस में मैच थे। तो अब आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रही हो कि सर उसको कैसे पता चला कि लिथियम के जो गुण थे वो सोडियम के गुण से मिलते जुलते थे, और जो सोडियम के गुण थे वो पोटेशियम के गुण से मिलते जुलते थे। क्योंकि इतने ही तत्व नहीं थे, तत्व तो और भी थे, पर हम कह सकते हैं हमारे को इस टेबल की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको समझना जरूर पड़ेगा कि आखिर उसने किस प्रकार से ये टेबल डेवलप की थी। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें यह हमारे क्या है, वर्ग, या जिसे हम ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप की क्या खास बात है कि ये जो नीचे जो पूरा का पूरा ग्रुप होगा, इस सभी तत्वों के गुणधर्म समान होंगे। ऐसे दूसरे वर्ग में जितने समूह में जितने तत्व हैं उनके गुणधर्म समान होंगे। तो ये जो हमारा प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक स्तंभ है, या प्रत्येक हम कह सकते ग्रुप है, उन सब ग्रुपों के क्या होंगे, गुणधर्म समान होंगे। तो अब मैं कह रहा हूं प्रश्न ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर उसे कैसे पता चला कि हाइड्रोजन के गुण लिथियम से मिलते हो, लिथियम के सोडियम के पोटेशियम से कैसे उसे पता चला। तो उसका भी एक तरीका था, उसने क्या करा कि इन तत्वों के ऑक्साइड बनाने शुरू करे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तत्वों के क्या करे, उसने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई। तो हम लिख सकते हैं आवर्त सारणी बनाते समय तत्वों को एक वर्ग में, एक वर्ग का अर्थ क्या है, जिनके गुणधर्म आपस में मिल रहे हैं उन्हीं को एक वर्ग में रखेंगे। तो आवर्त सारणी बनाते समय तत्वों को एक वर्ग में रखने के लिए उनके मूलानुपाती सूत्र प्राप्त किए गए। अब आप सोच रहे होंगे सर मूलानुपाती सूत्र क्या है। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे के साथ संयोग करता है तो उससे एक सूत्र का निर्माण होता है जिसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं, और उस रासायनिक सूत्र को ही जब हम कह सकते हैं परमाणु की संख्या के द्वारा या संयोजकता की हेल्प से जब उसे दर्शाया जाता है तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसका मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। डिटेल में उसकी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम यहां तक इसको लिमिटेड कर रहे हैं। तो उसने किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र याद करे, उसने, मैंने कहा कि जैसे हाइड्रोजन ले लिया उसने, अब हाइड्रोजन के साथ उसने ऑक्सीजन की क्रिया कराई, तो जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो जो मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ H2O। ठीक उसी प्रकार से हम कहते हैं सोडियम ले लिया उसने और सोडियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराई, तो जब क्रिया कराई तो क्या आया, Na2O, ये प्राप्त हो गया। उसने कहा ये दोनों के मूलानुपाती सूत्र एक जैसे हैं, इनके ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर व्यवहार सेम है, तो उसने इन सबको क्या कर दिया, एक ही समूह पे रख दिया। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन भी, लिथियम भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी, इनकी भी आप क्रिया कराएंगे तो ऐसे मूलानुपाती सूत्र आपको प्राप्त होंगे। फिर आगे चले, क्या इसमें ये काम करते हैं, तो उसने सीधे क्या करा, मैग्नीशियम के साथ फिर से क्रिया करा दी। जैसे Mg की O के साथ क्रिया कराई तो क्या बन गया, MgO बन गया। फिर दूसरे उसने कैल्शियम की क्रिया करा दी, कैल्शियम के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो क्या बन गया, CaO बन गया। तो उसने कहा इनके मूलानुपाती सूत्र सेम है, इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही समूह पे उपस्थित होंगे। तो ये बात इसने यहां पर कह दी। फिर तीसरे समूह पे चले गया, तीसरे समूह पे जब गया एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराई तो हम कह सकते हैं जब Al की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है Al2O3। इसी प्रकार जब आप अन्यों के साथ क्रिया कराएंगे तो इसी प्रकार के मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं उसने प्रत्येक वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा करके उनके मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करने की कोशिश करी, उनके ऑक्साइड प्राप्त करने की कोशिश करी, और ऑक्साइड जब प्राप्त करे तो उन ऑक्साइडों के मूलानुपाती सूत्रों को मिला करके उसने क्या करा, एक वर्ग पर विभिन्न तत्वों को रख दिया, और जिसमें वो मैच नहीं हुआ वहां जगह उसने खाली भी छोड़ दी। देखिए उस समय कैल्शियम के बाद जो अगला परमाणु भार हमें ज्ञात था, उस समय जो ज्ञात था मेंडलीव को, वो किसका था, टाइटेनियम का था। लेकिन उसने टाइटेनियम को यहां नहीं रखा, यानी कि उसने, हम कह सकते हैं चौथी पंक्ति में तीसरे वर्ग में उसको नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि टाइटेनियम का जब अध्ययन किया गया तो उसके गुणधर्म, उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, वो बोरान और
एल्युमिनियम से मिलते जुलते नहीं थे। वो किससे मिलते जुलते थे? वो कार्बन और सिलिकॉन से मिलते जुलते थे, इसलिए उसने यह जगह खाली छोड़ दी और आगे चले गया। तो अब इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि उसके पास एक यहां पर एक ब्लैंक जगह बन गई और उसने कहा, एक भविष्यवाणी करी कि इन दोनों के बीच में, इनके परमाणु भारों के बीच में एक तत्व ऐसा है जो कि इस स्थान पर आएगा और उसके जो गुण धर्म होंगे वह एल्युमिनियम से मिलते जुलते होंगे। उसने इस प्रकार की क्या करी? घोषणा करी। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर सर ये कौन सा तत्व हमारे को प्राप्त हुआ होगा? तो यहां पर जो हमारा तत्व आया था, जिसकी बाद में खोज हुई थी भविष्य में, वो हमारा था स्कैंडियम। क्या था? स्कैंडियम वह तत्व था जिसको कि किसने? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में इसका स्थान छोड़ दिया था और बाद में जब इस तत्व की खोज हुई तो वो ठीक इस स्थान पर पाया गया और इसके जो गुण धर्म थे वो एल्युमिनियम के और बोरान के गुण धर्म से मिलते जुलते थे। इसका जो परमाणु भार था वो कैल्शियम और टाइटेनियम के ठीक बीच में आता था। तो ये हमारे को क्या मिला? आवर्त सारणी का इसका लाभ मिला कि भविष्य के तत्वों की भी क्या हुई? यहां पर खोज हुई। तो मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में ऐसा नहीं है कि केवल एक यही जगह खाली छोड़ी हो, कई सारी जगह उसने खाली छोड़ दी थी। उसका मेन मोटिव था कि समान तरह के जो जितने भी तत्व हैं उन सबको एक ही समूह में रखा जाए, उन्हें अलग अलग समूहों में नहीं रखा जाए। मेन उसकी फोकस इस बात पर था। तो अब थोड़ा सा हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर मेंडलीव की आवर्त सारणी के हमें लाभ क्या क्या हुए। मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो पहला लाभ था वह यह था, यहीं पे लिख लेते हैं। हमारे को पहला लाभ जो मिला, या फिर इधर ही रख लेते हैं क्योंकि ये चीज तो हमारे काम की, अब यह तो हमने आपको समझाने के लिए बताई थी। तो पहला हमारे को क्या फायदा हुआ मेंडलीव की आवर्त सारणी का कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को अध्ययन करने में हमें सरलता हुई। क्या कहा? तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त हुई या सरलता प्राप्त हुई। सुविधा हुई। आप सोच रहे होंगे क्यों सुविधा हुई? सुविधा इसलिए हुई क्योंकि हमें अब हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, इनका अलग अलग से क्या करना था? अध्ययन नहीं करना था। हमें केवल एक वर्ग में ये समझ लेना था कि इस वर्ग में ये तत्व हैं और जो किसी एक तत्व के गुणधर्म होंगे नियर अबाउट लगभग वही सारे क्या होंगे? बाकी सब तत्वों के गुणधर्म होंगे। तो अब हमें अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं थी। पहला इसका बेनिफिट ये था। दूसरा हम कहें, दूसरा इसका ये बेनिफिट हुआ कि कुछ तत्वों के उस समय जो परमाणु भार गलत थे उनको सुधारने का मौका मेंडलीव की आवर्त सारणी से हमें मिला। यानी कि क्या कहा? तत्वों के, या लिखते हैं गलत तत्वों के, गलत परमाणु भारों को, किसके? तत्वों के गलत परमाणु भारों को सुधारने में सफलता प्राप्त हुई। तो जिन तत्वों के हमारे को गलत थे उनके सुधारने में हमारे को सफलता प्राप्त हो गई। तो इसी में हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे तत्व थे जिनके उस समय परमाणु भार में गलत प्राप्त थे, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब वो सही जगह सेट नहीं हुए, वह अपने बाकी वर्ग के और तत्वों के साथ जब उनके गुणधर्म मैच नहीं हुए, तो वहां से यह शंका उत्पन्न हुई कि पता नहीं इस तत्व का जो परमाणु भार है वो सही है अथवा नहीं है। तो ऐसे ही एक तत्व होता है हमारा, जिसके एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल बेरिलियम। बेरिलियम का उस समय माना जाता था 13.5 माना जाता था, जबकि जो शुद्ध था वो कितना था? 9.4 था। तो जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उस समय बेरिलियम का जो परमाणु भार था वो 13.5 था। अब उसके हिसाब से हम देखते टेबल पे तो वो अपनी सही जगह, उपयुक्त जगह नहीं पा रहा था। तो जब इसको संशोधित किया गया, जब इसमें यह संभावना देखी गई कि शायद इसका परमाणु भार गलत है, जब उसमें दोबारा से उसका संशोधन किया गया तो वो परमाणु भार कितना निकला? 9.4 निकला। तो यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक और पॉजिटिव पॉइंट था। तीसरा हम कह सकते हैं क्या बेनिफिट हुआ? तीसरा हुआ नए
तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इससे पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में, उन सबके सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यह था कि वो उस समय मतलब जो उनका समय चल रहा था उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सबको अपने नियम पर जगह नहीं दे पाए थे। वो कुछ कुछ चुन करके ले लेते थे और उसी से क्या करते थे, अपने नियम की व्याख्या करना शुरू कर देते थे। जबकि मेंडेलीव ने क्या करा, उस समय जितने भी ज्ञात तत्व थे उन सब की क्या करी, अपनी सारणी में उनको स्थान दिया। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कि उसने कुछ, हम कह सकते हैं, भविष्य में खोज किए जा सकने वाले तत्वों की भी भविष्यवाणी करी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैल्शियम के बाद उसने अगला जो ज्ञात परमाणु भार था वो टाइटेनियम का था, लेकिन उसने बीच की जगह को खाली छोड़ दिया। और साथ ही यह भी बता दिया जो स्कैंडियम होंगे उसके गुणधर्म कैसे होंगे, क्योंकि उसने कहा ये इस वर्ग में आएगा, यानी कि थर्ड वर्ग में आएगा। तो थर्ड वर्ग के जो बोरान और एल्युमिनियम के गुणधर्म थे उसने कहा इसी से मिलते जुलते होंगे। तो इस तत्व के गुणधर्म की भी उसने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। और साथ में हम कह सकते हैं कि साथ में ये जगह भी क्या कर दी, ब्लैंक छोड़ दी। तो इसको उसने नाम दिया था एका एल्युमिनियम। जो ये हमारा खाली जगह थी, इस खाली जगह को उसने नाम दिया था क्योंकि एल्युमिनियम के नीचे था, इसलिए इस जगह को नाम दिया था एका एल्युमिनियम। ये क्या था, एका एल्यूमिनियम। इसको एका एल्युमिनियम नाम दिया गया था इस खाली जगह को, क्योंकि उस समय तो स्कैंडियम नहीं पता था ना, तो उस समय एका एल्युमिनियम नाम दिया गया था। जब बाद में तत्व की खोज हुई तो देखा वहां पर स्कैंडियम आ गया। तो ये हमारे क्या थे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बेनिफिट्स थे। तो आप एक बार इन्हें नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या समस्याएं थी जिनके कारण इसमें और सुधारों की आवश्यकता हुई। और वर्तमान में जो हम एडवांस में जो आवर्त सारणी देख रहे हैं वो है तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी का ही एक विस्तृत रूप है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें काफी सारे पॉजिटिव या प्लस पॉइंट हैं जो कि हमारे लिए काफी आसान हो जाता है विभिन्न तत्वों की स्टडी करने के लिए। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में किस किस प्रकार के बेनिफिट्स थे, किस किस प्रकार की हम कह सकते हैं प्लस पॉइंट थे जो कि उससे पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया था उनमें नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी अपने आप में परफेक्ट हो। मैंने आपको बताया था कि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी वो मूल भाषा रशियन में थी, और उसको जैसे जैसे साइंटिस्टों ने कन्वर्ट करना शुरू करा डिफरेंट लैंग्वेजेस में, साथ ही उन्होंने क्या कर दिया, उसको एडिटेड करना भी शुरू कर दिया था, यानी कि उसमें अपनी तरफ से सुधार करने शुरू कर दिए थे। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुछ ऐसी गलतियां भी थी, कुछ ऐसी बातें भी थी जो कि हम कह सकते हैं जो ज्यादा सुविधाजनक नहीं थी, जो स्टडी के हिसाब से ज्यादा लाभदायक नहीं थी। तो अब हम देखते हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी, बल्कि कमियां ना कह करके हम कह सकते हैं जो चूक हो गई थी उसकी आवर्त सारणी में, जिनको वो सुधार कर सकता था या जिनको बाद में सुधार किया गया, अब हम उन बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष। आवर्त सारणी के दोष। पहला दोष, अभी हमने आपको बताया कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में क्या करा था कि कुछ स्थान रिक्त कर दिए थे, और उन रिक्त स्थानों पर उसने कहा था कि क्योंकि उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनके गुण मैच नहीं करते थे जब उनको परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो उसने कुछ स्थान रिक्त कर दिए थे और उन स्थानों पर जो तत्व थे उनकी भविष्यवाणियां भी कर दी थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एल्युमिनियम के नीचे कुछ तत्व उसने खाली ब्लैंक जगह छोड़ दी थी, केवल स्कैंडियम नहीं, इसके नीचे और भी खाली जगह छोड़ी हुई थी, और वहां पर उसने क्या कहा कि तत्वों की भविष्यवाणियों, मतलब भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे वो इस स्थान पर आएंगे और इनके गुणधर्म ऐसे थे। और केवल वो स्कैंडियम नहीं, जैसे हम कहते हैं गैलियम, तो गैलियम भी इसी जगह पर तत्व था, ये गैलियम भी तत्व था। तो कुछ तत्वों के लिए तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में स्थान था जो भविष्य में खोजे गए, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो भविष्य में खोजे तो गए लेकिन मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उनके लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। तो पहला तो हम कह सकते हैं यहां पर एक कमी थी।
और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जैसे जिनको हम कहते हैं शून्य वर्ग के तत्व, या आप कह सकते हैं जिन्हें अक्रिय कैसे कहते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। बशर्ते जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी डेवलप की थी उस समय इन अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो पाई थी, लेकिन जब बाद में इनकी खोजें हुई तो उसके लिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कहीं कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो पहला हम कह सकते हैं क्या दोष था कि भविष्य में खोजे गए कुछ तत्वों के लिए आवर्त सारणी में उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं था। और इसके एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। इस तरीकों के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहीं कोई स्थान नहीं था। तो एक ये समस्या थी। दूसरी समस्या हम कहें कि मेंडलीव ने अपना जो आवर्त सारणी डेवलप की थी उसका मेन सिद्धांत आपको पता हो क्या था। उसने कहा था कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद वही तत्व क्या करते हैं, गुणों में आवर्तितता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पीरियोडिसिटी शो करते हैं। किसमें, एक निश्चित अंतराल के बाद। लेकिन उसकी आवर्त सारणी में मतलब मुख्य बात यहां पर यह आ रही है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करना है, लेकिन मेंडलीफ ने कुछ तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित नहीं किया। कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें तो ये एक हमारे पास आता है कोबाल्ट तथा निकेल। ये हमारे पास आता है एक कोबाल्ट तथा निकेल। दूसरे हम यदि तत्वों की बात करें तो यहां पर एक तत्व हमारे आते हैं, एक टेलुरियम, और दूसरा हमारा आता है आयोडीन। ये टेलुरियम और आयोडीन को भी उसने इस तरीके से व्यवस्थित किया था। अब कोबाल्ट और निकेल की क्या खास बात है, इसमें उसने कोबाल्ट को ऊपर रखा और निकेल को नीचे रख दिया। लेकिन वास्तव में देखा जाए जो कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है वो निकेल के परमाणु भार से क्या होता है, ज्यादा। इसका अर्थ है निकेल को ऊपर आना चाहिए था, कोबाल्ट को नीचे आना चाहिए था। उसने यहां पर क्या कर दिया, अपने ही नियम को तोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार की उसने यहां पर दोबारा रिपीटेशन किया कि यहां आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो टेलुरियम के परमाणु भार से क्या होता है, कम होता है। इसका अर्थ है कि आयोडीन को पहले आना चाहिए था, टेलुरियम को बाद में आना चाहिए था। यहां पर भी उसने अपनी सुविधा के अनुसार इनके स्थान को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो उसका जो मेन बेसिक सिद्धांत था जिसको लेकर के उसने इतनी बड़ी हम कह सकते हैं आवर्त सारणी की रचना की थी, उसने उसी सिद्धांत को क्या कर दिया, कुछ स्थानों पर उसने उसको वायलेट कर दिया, यानी कि उसको बदल दिया। तो एक ये इसमें कमी थी। तो क्या कहा मैंने कहा आवर्त सारणी में कुछ कम परमाणु भार वाले तत्व ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों से कुछ कम परमाणु भार वाले तत्व ज्यादा परमाणु वाले तत्वों के बाद आ गए। एग्जाम्पल जैसे मैंने किसका दिया आपको, कोबाल्ट का दिया और निकेल का दिया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, टेलुरियम का दिया और आयोडीन का दिया कि निकेल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था, यानी कि इनके स्थान परिवर्तित होने चाहिए थे, लेकिन मेंडलीफ ने इनको इस प्रकार से रख दिया। इसी प्रकार टेलुरियम और आयोडीन में देखा जाए तो आयोडीन का परमाणु भार कम होता है, टेलुरियम का ज्यादा, तो इनको भी अपने स्थान क्या करने चाहिए थे, परिवर्तित करने चाहिए थे, जो कि नहीं करे। तो एक ये कमी थी। तीसरा हम कहें क्या कमी थी, तीसरी कमी यह थी कि कुछ ऐसे तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया जिनके गुणधर्म आपस में मैच नहीं करते थे। जैसे हम फर्स्ट वर्ग की बात करें तो फर्स्ट वर्ग में इसने जो और तत्व रखे थे वो कॉपर भी इसी में रख दिया था, सिल्वर भी उसमें रख दिया था, रुबिडियम भी इसमें रख दिया था, आरबी भी इसमें रख दिया था। अब जो कॉपर और सिल्वर इन तत्वों के जो गुणधर्म थे वो इनसे बाकियों से मैच नहीं करते थे, तो उसने कुछ स्थानों पर कुछ वर्गों में ऐसे तत्व रख दिए जिनके गुणधर्म आपस में मैच नहीं करते थे। तीसरी कमी थी। हम लिखें कुछ
वर्गों में ऐसे तत्व रखे गए, ऐसे तत्व रखे गए जिनके गुणधर्म उस वर्ग से मिलते नहीं थे। तो हमने आपको एग्जांपल दे दिया। जैसे एग्जांपल में हमने कहा फर्स्ट वर्ग के तत्व हो गए कि जहां हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ कॉपर भी रख दिया, सिल्वर भी रख दिया, आरबी भी रख दिया। तो इन सब के जो गुणधर्म थे एग्जैक्ट एक दूसरे से मिलते नहीं थे। तो एक ये कमी थी। इसके अलावा हम कहें कि ठीक इसका एक उल्टा काम भी करा उसने। यहां पर तो उसने अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया, और कुछ जगह ऐसे करा कि इसने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रख दिया। जैसे हम यदि बात करें कि यदि सोने की बात करें, यानी कि Au की बात करें या प्लेटिनम की बात करें, तो Au को उसने फर्स्ट वर्ग में रख दिया और प्लेटिनम को उसने 8वें वर्ग में रख दिया, Pt। जबकि इन दोनों के गुणधर्म क्या थे, आपस में मिलते जुलते थे। तो यह क्या करा, उसने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया। यह भी कमी थी। तो क्या कहा चौथे में हमने, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रख दिया, तो यह बात भी क्लियर हो गई। पर यहीं तक ये बात समाप्त नहीं होती है। इसके बाद भी कुछ और समस्याएं भी थी। कुछ और समस्याएं क्या थी कि आपको पता हो कि हम जानते हैं समस्थानिक और समभारिकों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हम यहां पर लिख रहे हैं आपको। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे 1H1, H2, H3। जब तक हम कह सकते हैं मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी, तब तक परमाणु की संरचना पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। तो उसने परमाणु भारों के क्रम में जब इन्हें रखा, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है जिसका परमाणु भार 1 होता है, एक दूसरा होता है 2, तीसरा होता है 3। इस हिसाब से देखा जाए तो यदि 1 यहां पर है, इसको मैं 1 मान लूं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, H2 होना चाहिए था, यहां पर H3 होना चाहिए था, क्योंकि ये तो परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया है ना उसने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करा उसने। इसका मतलब ये जो उसके हम कह सकते हैं मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में थी, एक ये भी कमी थी कि वह समस्थानिकों को, समभारिकों को ठीक प्रकार से क्या नहीं कर सका, प्रस्तुतिकरण उनका नहीं कर पाया, ठीक प्रकार से उनको जगह नहीं दे पाया, या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि समभारिकों को या समस्थानिकों को किस प्रकार से अपनी आवर्त सारणी में जगह दे। तो इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। समस्थानिक समभारिक आपने पहले पढ़े हुए होंगे। समस्थानिकों का अर्थ होता है कि वे सभी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। सामान्यतः जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उनको एक ही संकेत से व्यक्त करते हैं। तो वे सभी हम कह सकते हैं तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उनको कहते हैं समस्थानिक। जैसे हमने कहा कौन कौन से, अभी हमने कहा 1H1, 1H2 और 1H3। और यदि हम कहें और कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के ले लीजिए, होता है 8O16, 8O17, 8O18, 8O16, 8O17 इतने बहुत है। इसके अलावा कार्बन के ले लीजिए 6C12, 6C13, 6C14। ये सारे के सारे क्या हैं, समस्थानिक हैं। इनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। तो उनको हम इस आवर्त सारणी में कैसे जगह देंगे, क्योंकि उनके परमाणु भार अलग अलग हैं और ये परमाणु भार के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो उनको जगह मिलनी चाहिए थी लेकिन यहां पर जगह नहीं मिली। तो यह सब बातें क्या हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उसको प्रस्तुत करते हैं। एक और समस्या थी, वो तो तभी भी थी अभी भी थी, वो ये थी कि हाइड्रोजन की सही सही स्थिति का ज्ञान। यहां पर देखा जाए तो हमारी जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसकी एक विशेषता क्या थी कि इधर की ओर के जो तत्व थे वो हमारे होते थे धातुएं, और इधर के जो तत्व होते हैं वो होते हैं अधातुएं। तो जब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी में पहले वर्ग से आगे की ओर बढ़ते हैं तो तत्वों के गुण धातु से अधातु रूप में बदलते चले जाते हैं, यानी कि हम धातु से अधातु की तरफ चल रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन को हमने यहां पर स्थान दे रखा है, लेकिन हम देखते हैं जो हाइड्रोजन जो होता है उसके जो व्यवहार है या उसको जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, अधातु माना जाता है। लेकिन वो आया कहां है, धातुओं की श्रेणी में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो क्या करता है, आयन बना देता है। तो इस प्रकार से इसके
हाइड्रोजन की जो ये हम कह सकते हैं समस्या थी, ये तो तब भी थी और अब भी थी, ये इतनी बड़ी खैर मैटर नहीं करती। अदरवाइज कहा जाए कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ये सब दोष थे। फिर भी मेंडेलीव की आवर्त सारणी अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर थी, बहुत बड़ी क्रांतिकारी हम कह सकते हैं, कि खोज कह सकते हैं उसको। और आप जानते हैं कि लगातार हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सिद्धांत आते हैं उनमें प्यूरिफिकेशन होता है, उनमें रेक्टिफिकेशन होता है, तभी हमें जाकर के अच्छे से अच्छे सिद्धांत प्राप्त होते हैं। तो मेंडेलीव ने बहुत जबरदस्त हम कह सकते हैं सारणी दी, और उसी का डेवलप्ड रूप वर्तमान में हमारे पास जो आधुनिक सारणी है वह है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मेंडेलीव की आवर्त सारणी को समझने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल समझने की आवश्यकता है कि उसने मेन की पॉइंट इसके क्या थे। पहला, परमाणु भारों के क्रम में रखा जाएगा। दूसरा, इसने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें 8 वर्ग थे और 12 पंक्तियां थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। ये सीरीज ये हैं इधर की ओर, ये पहली सीरीज है, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये पूरी की पूरी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। तो ऐसे इसने कितनी पंक्तियां मांगी थी? 12। और ऐसे इसने खड़े में जो कॉलम करे थे वो कितने करे थे? 8 कॉलम थे। ये 8 कॉलम माने थे। तो दूसरी इसकी खास बात ये है। तीसरी हम कह सकते हैं इसके एक सबसे बड़ा गुण क्या था इसका, वह यह था कि इसने भविष्य में भी जो तत्व खोजे गए उनके लिए भी सारणी में स्थान दे दिया था, और उनके गुणधर्मों की पहले क्या कर दी थी? प्रेडिक्शन कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि नया तत्व यहां इसके बीच में आएगा, उसके गुणधर्म ऐसे ऐसे होंगे। तो वह चीजें काफी अधिक हम कैसे हैं मील का पत्थर साबित हुई। और इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भविष्य में वैज्ञानिकों को नए नए तत्वों को खोजने के लिए क्या हुआ? प्रेरणा मिली, जिसके कारण नए नए तत्वों की खोज हुई। जैसे मैंने बताया कि यह स्थान खाली छोड़ दिया था, जिसको इसने एक्वा एल्युमिनियम नाम दिया था, जिसको बाद में गैलियम और स्कैंडियम, इन तत्वों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? भरा गया। बाद में इन तत्वों की खोज हुई थी। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले आधुनिक आवर्त सारणी को, जिसका कि मूल आधार होता है परमाणु क्रमांक के आधार पर वह बनाई जाती है। और जब परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई जाती है तो जिसमें जैसे समस्थानिकों वाले जो दोष होते हैं वो दोष उस आवर्त सारणी में स्वतः ही क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट थे, जो मोज़ले साइंटिस्ट थे, उन्होंने सीधे कह दिया था कि परमाणु भार अपने आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। असली जो प्रॉपर्टी है किसी भी तत्व के परमाणु की वह है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। तो उस आधार पे हम क्या करेंगे? जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसका अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तो यदि कोई डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।